वारिस पठान, अगर राहुल गांधी वही मुद्दे विदेश में जाकर उठा रहे हैं जो उन्होंने हिंदुस्तान में लगातार उठाए, नया तो कुछ बोला नहीं वहां जाकर, असदुद्दीन ओवैसी राहुल गांधी को ही कटघरे में खड़ा करने लगे जी, जबकि उनको तो राहुल का साथ देना चाहिए सरकार को घेरने के लिए। वारिस पठान, देखिए मानक भाई, बात यह है, राहुल गांधी ने वहां पर जाके ये कहा कि जो 1980 के दशक में दलितों की समस्या थी, आज वो हालत हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की हो गई है। तो हमने ये कहा कि 1980 के दशक में सरकार तो आपकी थी, आपकी सरकार के वक्त हाशिमपुरा हो गया, आपकी मलियाना हो गया, नीली मैसेकर हो गया, मुरादाबाद हो गया, तो हम तो नहीं थे। अब राहुल गांधी ने वहां जो कहा कि हालत मुसलमानों की आज ये है, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या हालत है मुसलमानों की आज देश के अंदर। मैं ये बताऊंगा मानक भाई आपके शो पर बैठ के, जब से मोदी की सरकार आई है ना देश के अंदर 2014 से, उन्होंने एक ही काम किया है, नफरत, इतनी हेट्रेड और नफरत फैला दी है मानक भाई कि आज की मैं बात कर रहा हूं, आज एक ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति लिख रहा है कि मेरे पास एक हिंदू महिला आई, मुस्लिम महिला, सॉरी, मेरे पास एक मुस्लिम महिला आई जो प्यासी थी, डिहाइड्रेटेड थी, पानी मांगा मेरे पास उसने, मैंने उसको पानी देने से इनकार कर दिया और आज मैं ऐलान करता हूं कि मैं किसी भी मुसलमानों की मदद नहीं करूंगा। सोचिए, इतनी नफरत का बीज बो दिया है मोदी सरकार ने देश के अंदर, जिसकी कोई हद नहीं। और प्रमोशन कर रहे केरला स्टोरी के जरा मैं बताता हूं 9 साल में मोदी सरकार ने क्या क्या, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करी। बताइए मुझे, कितने मुसलमान एमएलए को टिकट दे दिया आपने, एमएलए बना दिया, कितने एमपी को टिकट देकर एमपी बना दिया। आज पहली मर्तबा हिंदुस्तान के कैबिनेट के अंदर, पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। क्यों? आपको सबके साथ की बात तो करना है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आप जब किसी कोई अपना हिंदू एक मुसलमान को जेएसआर के नाम पे हो, चाहे गाय के नाम के ऊपर मॉब लिंचिंग कर देता है, उसको मार देता है, फिर जब वो जेल से जाके बाहर आ जाता है जमानत पे, तो आप लोग उसको ग्लोरीफाई करते हो, उसका महामंडल करते हो, उसको फूल हार पिना के मिठाई खिलाते हो, तब जाके वो नफरत और फैलाता है। भी तो यही सब कह रहे थे, आपको तो उनका समर्थन करना चाहिए था। तो आपके हिंदुत्व के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए आप नफरत फैला रहे हो देश के अंदर मानक जी। आप तो कांग्रेस बेटी बचाओ के नाम पर भी आप क्या करते हो मुसलमानों के साथ? देखिए भेदभाव मैं आपको बताता हूं जी। मैं कह रहा हूं आपको तो सरकार को घेरना चाहिए था, राहुल का साथ देना चाहिए था। आप तो उल्टे कांग्रेस पर बरसने लगे, राहुल को ही घेरने लगे। नहीं, हमारे लिए तो मारक भाई, हमारे लिए तो एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू। हमने तो बताया ना मानक भाई कि 1980 में किसकी सरकार थी, हम लोग तो सत्ता में नहीं थे ना। और आज भी इतने वर्ष चले गए, मुसलमान आज पिछड़ा हुआ वर्ग क्यों है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्यों है? ये वारिस पठान तो अपने घर में बैठ के तो नहीं बोलता है, तो कमेटी की रिपोर्ट दर्शाते हैं सब तरफ कि देश का मुसलमान सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। अब उसकी बैकवर्डने की वजह तो इन लोगों के पास पता होगी, मुझे तो नहीं पता है क्या, लेकिन सबको मालूम है क्या हो रहा है। आज की तारीख में मैं बताना चाह रहा हूं कि जब 9 साल हो गए, चलिए मोदी की सरकार को तो 9 साल हो गए ना मानक भाई, फिर इतनी नफरत क्यों? क्यों नारी सम्मान के नाम के ऊपर? वो ठीक है, वो तो आप, ये सारे मुद्दे तो आप लगातार उठाते हैं, लेकिन आप जब ये कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस में रेस लगी हुई है, बड़ा हिंदू कौन, सबको हिंदुओं का वोट चाहिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कांग्रेस की तुलना बीजेपी से क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो हम नहीं, हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि मोदी जी बोलते हैं कि मैं बड़ा हिंदू हूं, तो राहुल गांधी बोलते हैं कि मैं जनेदारू हिंदू हूं। वो जाते हैं एक मंदिर में तो राहुल गांधी चले जाते हैं 3 मंदिर में। तो एक कंपटीशन लगा हुआ है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन की होड़ लगी हुई है। अब उसमें मुसलमानों का भी तो सोचना पड़ेगा ना। ये मुसलमान वही है जिन्होंने आजादी के समय अपनी जानें गंवाई, तब जाके आज हमारा भारत महान देश आजाद हुआ है। तो हमारी आजादी को किस तरह से आप नकार सकते हो? और हमारा जब तक अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे? दुबे जवाब दे रहे हैं आपका। कौम का देखा गया अबे दुबे असदुद्दीन ओवैसी को जवाब देंगे क्या? मानक जी देखिए, वो तो जितनी चाबी भरी भाजपा ने उतना बोले खिलौना, वैसा मामला है। वो ओवैसी साहब की गलती नहीं है, वो तो स्क्रिप्टिंग करके दे दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और ये पढ़ देते हैं बेचारे, इनका दोष नहीं। क्या करें, ये तो वोट की राजनीति करते हैं सिर्फ। तो ये ध्रुवीकरण जो करना होता है भारतीय जनता पार्टी को, तो एक स्टोरी उधर परोस दी जाती है। मैं आखिरी बात कह रहा हूं, देखिए उत्तर देना जरूरी है, सिर्फ 10 सेकंड में देता हूं। इन्होंने कहा, एक जुमला कहा कि फ्रेजाइल 5, जानते हैं फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी की जब बात करते हैं, जब 15 करोड़ आदिवासी भाइयों को उनके
आजीविका का अधिकार कांग्रेस पार्टी देती, 86 करोड़ नागरिकों को भोजन का अधिकार देती कांग्रेस पार्टी, 15 करोड़ किसान परिवारों को उनकी जमीन का अधिकार देती, करोड़ों बच्चों को शिक्षा का अधिकार देती, 14 करोड़ लोगों को काम मांगने पर काम का अधिकार देती, 27 करोड़ लोगों को वर्ल्ड बैंक ने बोला कि उस 10 साल के कार्यकाल में गरीबी से ऊपर ले आए, 84% की आमदनी छीन ली जब आप विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बताते हैं मेरे दोस्त। ओके, सेकंड राउंड में आ रहा हूं अभी। अबे दुबे एक सेकंड, सेकंड राउंड में आऊंगा, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। आशुतोष, उसके बाद वाजपेयी जी। आशुतोष, क्या विदेश में जाकर वही बात राहुल गांधी की कहना जो वो हिंदुस्तान में कहते हैं, क्या वाकई देश की बदनामी है? वारिस पठान, इसके बाद एक राउंड और ले लेंगे, अभी आ रहा हूं आपके पास लौट के। या अच्छा चलिए, वारिस पठान बोलिए, बोलना चाह रहे हैं वारिस पठान, बोलिए। अभय दुबे कह रहे हैं बीजेपी ने चाबी भर दी और आपने उतना ही बोल दिया। अभय दुबे ने कहा कि हमको स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, सब हो जाता है। अच्छा बताइए अभय दुबे, आजादी के बाद से लेके 70 साल तक सत्ता में कौन रहा? हम लोग रहे या कांग्रेस की सरकार रही? कांग्रेस की सरकार रही। उस सरकार के अंदर मुसलमान तो थे ना, मुसलमानों आज क्यों सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है? इस बात का मुझे जवाब दे दीजिए। हम तो नहीं लड़े थे, हम तो अभी भी आए, 14 में आए ना, हम तो लड़ने के लिए बात। आप तो उसके पहले से हो ना सत्ता में, तो क्यों आज भी रिपोर्ट ये दर्शा रहा है? किसकी जवाबदारी थी? आपकी थी, हमारी जवाबदारी थी। तो दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने के पहले खुद के गिरेबान में झांकना होगा। देखिए, बीजेपी को हराना है, हमारा भी मकसद एक ही है, हमको किसी भी हाल में बीजेपी को हराना है, मगर इस तरह से नहीं। हम किसी पे इल्जाम लगा के नहीं हराते। आइए ना, साथ में कांधे से कांधा मिलाकर लड़िए, हराएंगे। मगर आपके लिए तो हम लोग पॉलिटिकल अनटचेबल है, लेकिन उसके बाद अब हार जाते हो, फिर कोई ठिकरा हमारे सर पे लाके फोड़ देते हो, तुम्हारी वजह से हारे, बी टीम में, सी टीम में, जेड टीम में। नहीं अबे दुबे, वक्त ये अभी आपको आपके अंदर झांकना पड़ेगा। किसी पे इल्जाम लगाने से पहले अबे दुबे बोल रहे हैं, अबे दुबे बोलिए। सोचना पड़ेगा, आपके घमंड को और गुरूर को उठा के डब्बे में डालना पड़ेगा, तब जाके हरा सकते हैं मोदी को, और तब जाके देश से बीजेपी अबे जी बोलिए, अबे जी बोलिए। इल्जाम प्रति कुछ नहीं होने वाला है आपसे। आज मेरे भाई वारिस पठान जी को व्यक्तिगत में उनका आदर करता हूं, उनसे एक प्रश्न करता हूं, सच्चर कमेटी की कितनी सिफारिशें थी और कितनी लागू की? एक बार ईमानदारी से बता दीजिए। आप बड़े पुरोधा बन रहे हैं मुस्लिम समाज के, तो बता दीजिए प्लीज। आज सबसे मूर्धन्य पत्रकार के शो में बताइए, चलिए। नहीं, मैं तो सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, सारे रिपोर्ट को आप देख लीजिए। अरे बताइए ना, मत इधर उधर जाइए। मुसलमान सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मुझे बताइए ना। मैं तो आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं, आप मुझे बताइए महमूदुर रहमान कमेटी ने क्या कहा, कृष्ण कमेटी ने क्या कहा? अरे देश का मुसलमान वर्ग अब तो दलितों से पीछे चला गया। किसकी वजह से? सत्ता में आप थे, आप में ताकत नहीं थी बीजेपी को हराने की, तो इल्जाम का टिकरा हमारे पे डाल दिया। आपकी वजह से बीजेपी 9 साल सत्ता में। चलिए, मैं तो डायरेक्ट बोल रहा हूं, दलित समाज आपने उनको हराया नहीं, इसलिए 9 साल से सत्ता में। मुसलमान समाज के भी लोग थे, लेकिन आज तो पीछे चले गए दलित समाज से भी। गरीबी से उबारा तो 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने 47 सिफारिशें थी जो मोदी सरकार ने अप्रैल 14 में बताया, लोकसभा में जवाब दिया कि वो सिफारिशें हूबहू लागू कर दी जनवरी 2014 तक। किसकी सरकार थी साहब? फिर सच्चर कमेटी की जब सिफारिशें लागू हुई। ये बताइए, 15 करोड़ आदिवासी भाइयों को या 15 करोड़ किसानों को जमीन का अधिकार दिया, उसमें मुसलमान शामिल थे कि नहीं थे? जो शिक्षा का अधिकार दिया, उसमें मुसलमान शामिल थे कि नहीं थे? मनरेगा में काम का अधिकार 14 करोड़ लोगों को मिला, उसमें मुसलमान शामिल थे कि नहीं? दलित शामिल थे, पिछड़े शामिल थे, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग शामिल थे। मुखरता से आपको कहना चाहिए कि मोदी सरकार ने अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों का हक छीनकर सिर्फ 2 धन्ना सेठों को। ओके आशुतोष,